बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोल रूम से मैं आपको खुशामदीद कहूंगी। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से पल पल बदलती पेशरफ्त हम आपके सामने रखते आ रहे हैं। अब जो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, DGMOs के दरमियान अहम राब्ता हुआ, जिसमें दोनों जानिब से जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ है। सिक्योरिटी जरा ये कहते हैं कि हॉटलाइन पर होने वाली इस गुफ्तगू का पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक DGMOs के राब्ते में शहरी आबादी को निशाना न बनाने, फायरिंग रोकने और ड्रोन दरअंदाजी से बाज रहने जैसे अहम निकात पर इत्तफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यह वाज़ेह किया है कि DGMOs की सतह पर कामयाब राब्ते के बाद अगला मरहला मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन है। दो टोक अंदाज में कहा कि सिंध तास मुआहदे से पाकिस्तान को गैर मुतलका करार देने का भारतीय दावा हमेशा के लिए दफन हो चुका है। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस अहम मौके पर उनका भी इंतहाई अहम बयान सामने आया। वो ये कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत के पास सुनहरी मौका है कि वो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी जैसे बुनियादी मामलात पर बात करें। सदर ट्रंप ने कश्मीर का मामला ज़ेरे बहस लाने की पेशकश की। उसके 3 निकाती एजेंडे पर बात होनी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम और हैरान कुन इंकशाफ जो सामने आया, उन्होंने यह दावा किया कि अगर अमेरिका मुदाखलत न करता तो पाक भारत एटमी जंग छिड़ सकती थी। दोनों मुमालिक के दरमियान एटमी जंग मैंने रुकवाई। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि दोनों मुल्कों को वाज़े तौर पर कहा कि लड़ाई ना रोकी तो अमेरिका तिजारत रोक देगा। उम्मीद है कि दोनों मुल्क आइंदा भी इसी तरह की जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे और कशीदगी से गुरेज करेंगे। साथ ही नाज़रीन, उन्होंने यह इंदिया दिया कि वो जल्द पाकिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे। अमेरिकी सदर पाक भारत कशीदगी कम कराने और जंग रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं, मगर भारत की हटदर्मी बरकरार है। मोदी हुकूमत ने सीज फायर में अमेरिका के किरदार को तस्लीम करने के लिए वो तैयार नहीं नजर आती और ये दावा हो रहा है कि DGMOs के राब्ते के बाद सीज फायर किया गया। आज नाज़रीन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब किया। हस्बे रिवायत झूठ की अंबार लगा दी, एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए और ये कहते हुए नजर आए कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ दहशतगर्दी पर होगी, किसी सूरत पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करेंगे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर इलियास राना साहब हमें आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में ज्वाइन कर रहे हैं। सिक्योरिटी उमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी और तज्जियाकार खालिद क्यूम साहब हमारे साथ होंगे। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे कि क्या अहम मामलात हो सकते हैं, किस तरह से पाक भारत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाया जा सकता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब DGMOs के दरमियान जो अहम राब्ता हुआ, जंग बंदी पर इत्तफाक हुआ। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने जब अपनी कौम से बात की, खिताब किया, हस्बे रिवायत उन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले। ख़ासतौर पर उन्होंने जो मासूम शहरियों को पाकिस्तान में निशाना बनाया, जो एक जहनी जुनूरियत उनके यहाँ पाई जाती है, उसका इजहार आज उनके खिताब में भी नजर आया। जिस तरह से उन्होंने हमारी मसाजिद को शहीद किया, उसको उन्होंने कहा कि वो तो दहशतगर्द के अड्डे थे। इस तरह की और बहुत सारी बातें जो उन्होंने आज अपने खिताब में की। दूसरे लफ्जों में अगर ये कहा जाए नाज़रीन तो गलत नहीं होगा, वो अपनी कौम को बहला रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के साथ किया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफवाज ने, मुसल्लह अफवाज ने जो कुछ भारत के साथ किया, भारत इसकी तवक्को नहीं कर रहा था और मोदी सरकार को पता नहीं था कि उसको ऐसा जवाब मिलेगा। खुद अंदर से उनकी आवाजें आ रही हैं कि किस तरह से मोदी ने अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने बता दिया कि हम एक जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करें। आमिर साहब, आपकी तरफ आ रही हूं, चूंकि एक अहम राब्ता हुआ DGMOs के दरमियान और जंगबंदी पर भी इत्तफाक हुआ, लेकिन जिस तरह से मोदी ने कहा जी दहशतगर्दी और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। अब अमरीकी सालिसी के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या पाकिस्तान को अमरीका के ही प्लेटफॉर्म से बात करनी चाहिए? मुज़ाकरात को नतीजा खेज किस तरह से बनाया जा सकता है? देखें, ऑपरेशन का नाम था बनियानुम मरसूस और जब आर्मी चीफ गए थे ना आजाद कश्मीर में, जैसे कह रहे हैं दहशतगर्दों का अड्डा, वहां पे जिस मस्जिद को इन्होंने शहीद किया उसके मेंबर पे ये आयत लिखी हुई थी, जो मेरी इत्तला है बस वहीं से ये ऑपरेशन का हुआ, क्योंकि फिर वहीं
और दीगर जगहों पे जो बच्चे शहीद हुए उनके नाम पे हमने मिसाइल भी चलाए, हमने दिखाया। और अब जो ट्रंप ने लेटेस्ट तकरीर की, मोदी ज़ाहिर है रट्टा लगा के बैठे हुए थे तकरीर को, एक हारे हुए शख्स की भड़कें थी, जोश, और वो लोगों में अपनी खोई हुई मकबूलियत को वापस लेने के लिए ये तकरीर शकरीर थी। उन्होंने आज तो राफेल शाफिल का नाम नहीं लिया कहीं पे, मुझे तो नहीं सुनने में नजर आया, ना मैंने कहीं पढ़ा उनकी तकरीर के अंदर। और वो कहीं ये भी कह रहे थे कि अब तो हम मेड इन इंडिया बनाएंगे। बिल्कुल कहा। तुम मेड इन फ्रांस से कुछ नहीं कर सके, तुम मेड इन रशिया से साथ नहीं कर सके, ठीक है। वो इसराइल को ला के उनको आके बैठना पड़ा, इसराइली टेक्नीशियंस को, तुम कुछ नहीं कर सके भाई। तो इंशाल्लाह ताला ये जो कौम जिसने बुनियानुम मरसूस के नाम से ऑपरेशन किया और तुम्हें तहोबाला किया, एक एक चीज हमने दुनिया को दिखा दी है, और बहुत कुछ अभी दिखाने को है जो हमने रखा हुआ है पिटारी में। ये मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा जदीद असलहे की, मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया में तबाही हुई है। ये जितना बोलेंगे हम उतना दिखाते चले जाएंगे कि जी ठीक है आप कह रहे हैं। तो जैसे हमारे DGISPR ने भी कहा कि अभी हमने बहुत कुछ कम किया है जो हथियारों की बात है। तो इनके तो सोच और वहम में भी नहीं है, ये तो जोम में है, पैसे डॉलर अरब, इतने अरब डॉलर हैं हम ये कर लेंगे। भाई करो तुम, यहाँ पाकिस्तान का इंडिजिनस प्रोग्राम है, चाइना जैसा दोस्त मौजूद है, तुर्की जैसा दोस्त मौजूद है जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। तुम्हें बहुत जोम था, तुमने गाड़ियों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तुमने असले की। पाकिस्तान ने तो बस अभी थोड़ा कुछ ही किया और तुम्हारा तो सब कुछ ही तबाह हो गया। तो अब जो बात है मुज़ाकरात की, देखें ट्रंप ने बड़ी सीधी सी बात कर दी कि मैं कह रहा था कि तिजारत नहीं करूंगा। तो इंडिया के पास है क्या उनके अलावा? जो ट्रंप के साथ लग के वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि चौधरी हम इलाके के, तो चौधराहट तो हमने उनकी तोड़ दी। उनको भी शक हो गया, फ्रांसीसियों को भी, इसराइलियों को भी, भाई किस गधे पे हमने लगाया, हम घोड़ा समझ के जो पैसा और जुआ लगा रहे थे वो तोड़ गया हवा में, वो खच्चर मच्चर तब्दील हो गए सारे के सारे उनके। तो अब वो मेड इन इंडिया ना कहें तो क्या कहें, तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने लफ्ज़ कुछ और कहना था लेकिन स्क्रीन की वजह से कहा है कि वो बेवकूफ़ बना रहे हैं कि अब वो जो मोदी जो सब कुछ करता था वो सिवाय सरेंडर के उसने कुछ नहीं किया। अब अमेरिका जब बातें कह रहा है कि मैं तो दोनों के साथ तिजारत करूंगा, तो हमें तो वो तनहा कर चुका हुआ था दुनिया में, और बार बार कह रहे थे कि इनके पास तो चीन और तुर्की और एक आधा मुल्क के अलावा कुछ नहीं है। देखे सारी दुनिया ने हमारे साथ आवाज मिलाई है। इन्होंने यूरोप से की बात, तो यूरोप ने कहा भाई जब उसकी बात हो रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो तुम खड़े थे रशिया के साथ जाके, तुम तो हमारे साथ ही नहीं खड़े हुए, तो तुम्हें हम कैसे मिला लें। ट्रंप को अनप्रेडिक्टेबल इसीलिए कहा जाता है कि जो कुछ तवक्को थी कि पाकिस्तान से वो कुछ और बात करेंगे, इंडिया से कुछ और बात करेंगे, लेकिन पहले दिन ही जब वो US एयरफोर्स 1 में खड़े हुए थे और उसका शोर भी फुल था, तो वो कह रहे थे ये सेंचुरियों से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं तय कर लेंगे। फिर दोबारा भी उन्होंने यही बात की, फिर उनके मार्को रूबियो ने भी यही बात की, JD वैंस ने भी यही कहा कि आपस में तय कर लेंगे। लेकिन जब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा इंडिया के, तो इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी। तो पाकिस्तान ने तो, अभी मैं सागडार साहब कुछ सुन रहा था कि सुबह 8:15 बजे मुझे फोन आया मार्को रूबियो का, तो मैंने कहा जी ठीक है हम तो बात करने के लिए तैयार है, हमने तो पहले भी ये बात कही थी। तो अब इंडिया बात कर रहा है तो ठीक है। अब असल में बात यह है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि आप रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, आगे मत बढ़ें और बातचीत करें और चेकिंग करा लें सारी किसी गैर जानिबदार आर्बिट्रेशन से, लेकिन कुछ हदूदों का यूं तय होंगी उसकी। बिल्कुल। लेकिन ये अपने जोम में थे, इनका जोम अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने तोड़ के रख दिया। बिल्कुल। अहमद हसन साहब, जाहिर है आप सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं, सिक्योरिटी को समझते हैं, जिस तरह की बढ़के मोदी सरकार की हमने सुनी, अपना उनका सिस्टम जिस तरह से बुरी तरह नाकाम हुआ, वो उल्टे ही पाकिस्तान को खुदा ना खासा तहस नहस करने की बातें कर रहे थे और कर रहे हैं, और वो खुद ही हो रहे हैं। तो अहमद साहब, US ने तो इंडिया को रेस्क्यू किया, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप समझते हैं हमारी मुसल्लह अफवाज की, कि हमें दुश्मन समझ रहा था कि हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और अब हमने ये बता दिया कि दुश्मन हमारे सामने कुछ नहीं, और इस वक्त दुनिया, सिर्फ इंडिया नहीं दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की जो एक कहना चाहिए कि जो सिफारती सतह पर भी कामयाबी हुई। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है? ये देखें, बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये एक नई मिलिट्री हिस्ट्री में, वॉर डॉक्ट्रिन्स में, जंगों की तारीख में एक नया बाब रकम हुआ। पाकिस्तान का ये जो पिछले 8 से 12 दिन गुजरे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के टर्निंग पॉइंट था, और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस पूरे खित्ते का।
और जिस तरीके से पाकिस्तान ने आजकल के दौर में जहां पे एक हार्ड पावर ओरिएंटेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी मिलिट्री माइट और मिलिट्री पावर को डिस्प्ले किया है पूरी दुनिया के सामने, आपने पूरी दुनिया के सामने और कोई ऑप्शन छोड़ी नहीं सिवाय इसके कि वो आपको सीरियस लें। और इंडिया और अमेरिका के जो डिप्लोमेसी, जो पाकिस्तान की इस वक्त डिप्लोमेटिक वैल्यू है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। इन 12 दिनों ने पाकिस्तान को एक बहुत अहम पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिए, टू द एक्सटेंट कि अमेरिका भी आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा शुरू में जब पहलगाम वाला ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ड्रामा हुआ तो अमेरिकन इंक्लिनेशन जो थी वो थोड़ी सी इंडिया की तरफ थी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर जब पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व शो किया और हमने अपनी कमिटमेंट शो की कि भाई इस दफा वी विल नॉट अलाउ यू टू कॉल अस अ टेररिस्ट एंड गेट अवे विद इट, तो फिर पूरी दुनिया ने आपको सीरियस लिया। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। और जब आपने जो बात की मोदी की स्टेटमेंट की, जो अभी भी इसने आज तकरीर की है, मतलब इससे ज्यादा इलॉजिकल और आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड्स, लेकिन बिल्कुल एलियनेटेड फ्रॉम रियलिटी घटिया तकरीर है। मतलब कि कह रहे हैं हम पाकिस्तान हम न्यूक्लियर वॉर की धमकी नहीं बर्दाश्त करेंगे, भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? तुम क्या करोगे? बिल्कुल हाँ, मतलब अभी तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान को तुमने तबाह कर देना है, पाकिस्तान के तुमने टुकड़े कर देने हैं, पाकिस्तान को तुमने नक्शे से मिटा देना है, लेकिन ये है कि आप पहले प्रॉमिस करें आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज करेंगे। ये कहाँ की बकवास है? और फिर उसके बाद ये अपनी कौम को बस बेवकूफ बना रहे हैं ना जी। और इवन जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, यूक्रेन रशिया की वॉर हुई, उसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता था दैट ही इज अ कॉमेडियन। ये जो मोदी है ये तो उससे भी गए गुजरी इसकी स्टेटमेंट्स हैं कि पाकिस्तान को बचाइए था हम पे, पाकिस्तान ने तो उल्टा हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। मतलब किस तरह के ये लोग हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ये अभी भी इसको लग रहा है कि 2019 चल रहा है, वहां पे ये अभिनंदन यहाँ पाकिस्तानियों से थप्पड़ खा के वापस जाएगा और उसको वीर चक्र दे देंगे। ये आप देखिएगा कि इंडिया के अंदर अब किस तरह की मोदी और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आग लगेगी कि इनसे संभाली नहीं जाएगी, और अभी लगना शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और वहां पे खालिद कयूम साहब ये बातें हो रही हैं, जिस तरह पे तनकीद का निशाना बना रही है ना सिर्फ भारतीय कौम बल्कि भारतीय सियासतदान भी आप बात कर रहे हैं कि ये भाई किया क्या है इसने, जब इसके पास इसने अंडर एस्टिमेट किस तरह से कर लिया पाकिस्तान को। तो कितना बड़ा बेवकूफ ये हुक्मरान है मोदी सरकार। खालिद कयूम साहब देखिए, ये जो पाकिस्तान पर हमला किया जारहियत की भारतीय अफवाज ने, भारतीय हुकूमत ने, ये मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार की जो अकल दुश्मनी है उसकी बेहतरीन एक मिसाल आप इसको कह सकते हैं। और इससे ये भी साबित हुआ कि जो हिजान में फ़ैसले किए जाते हैं, जो जनून में फ़ैसले किए जाते हैं, जो इंतहा पसंदी की बुनियाद पर आज जो फ़ैसले किए जाते हैं वो तबाही का बायस बनते हैं। और जिस तरह जो है इंतहा पसंदी की बुनियाद पर और कौम परस्त नज़रियात की बुनियाद पर और जिस तरह आरएसएस के एजेंडे पर जो गैर दानिशमंदाना फ़ैसले भारतीय क़यादत की तरफ से किए गए, उसकी जो है वो नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। और ये जो न्यू दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार की जो इंतहा पसंद दाना पॉलिसियाँ थीं, उन पॉलिसियों के नतीजे में फिर आपने देखा कि किस तरह पूरे खित्ते का जो अमन था उसको ख़तरात जो हैं वो लाहक हो गए, ख़तरात दरपेश हुए। और इसमें फिर हमने ये भी देखा कि ये जो जंग मसलत की थी, मुख्तसर जंग थी, चंद रोज़ की जंग थी, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर मसलत की, उसके फिर नताइज ये निकले कि इस जंग की फिर सबसे बड़ी जो कीमत है अब वो भी नरेंद्र मोदी को जो है वो अदा करना पड़ी। इस जंग में ना सिर्फ भारतीय फ़ज़ाइया का बेपनाह नुकसान हुआ, भारतीय अफवाज का बेपनाह नुकसान हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो सियासी नुकसान हुआ वो नरेंद्र मोदी का हुआ। बिल्कुल ऐसे। और इसका जो नतीजा है वो आपको बिहार के जो रियासती वहाँ पर जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन है, वहाँ पर आपको इसका नतीजा मिलेगा। और इसका नतीजा आगे चलकर जो है अगले इंतखाबात में भी हो सकता है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इसमें जिस तरह का माहौल जो है इस भारतीय हुकूमत की जो शिकस्त हुई है, जिस तरह का माहौल दाखिली सतह पर इंडिया में, भारत में हो चुका है, और वहाँ पर पूरी जो अपोजिशन है इस वक्त वो मुत्तहद होकर जो है
अब वो नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। और अब अपोजिशन की तरफ से, बाद जमातों की तरफ से मोदी के इस्तीफे की बातें भी आना शुरू हो गई हैं। मोदी के वज़रा जो हैं, कई वज़रा हैं, उनके इस्तीफे की बाज़गश्त भी जो है अब वो सुनाई दे रही है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो नरेंद्र मोदी ने जिस इंतहा पसंद मीडिया को तैयार किया था पाकिस्तान दुश्मनी में, अब वो उस इंतहा पसंद मीडिया के दबाव में भी आ चुके हैं। और वहाँ पर अब जो है एक और बड़ा जो काम है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि पिछले 2 रोज़ से अमेरिकी सदर ट्रंप जो है अब वो भी कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे भारतीय हुकूमत जो है वो एक्सपोज हो रही है। और इसमें कीमत जो है सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही अदा नहीं करनी पड़ रही, नुकसान सिर्फ उनका ही नहीं हुआ बल्कि इसके साथ वो जो फ्रांसीसी कंपनी है रफाल तैयारे बनाने वाली, उस कंपनी का भी बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। और आज की अगर रिपोर्ट देखें तो फ्रांसीसी कंपनी रफाल तैयारे बनाने वाली जो कंपनी है उसका जो शेयर है मार्केट के अंदर वो जो है वो उसमें आज एक दिन के अंदर 5.5% जो है उसमें गिरावट आई है। और पिछले 5 रोज के दौरान 10% से ज्यादा जो है उनके शेयर जो है वो गिर चुके हैं। सही, बिल्कुल। ये तो अब जाहिर है इतनी बुरी हार उसका सोचा नहीं था, और हमले में भी इंडिया ने खुद ही पहल की, और उसके बाद जिस तरह से उसको हार का सामना करना पड़ा, तो ये नुकसान तो अभी बहुत ज्यादा होंगे। आमिर साहब, आप हमारे एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि मोदी अब इंडिया समेत 10-12 साल पीछे चला गया है। क्या आप समझते हैं कि मोदी ने ये तवक्को की होगी? और दूसरा जो सवाल है वो मार्का हक के फाते होने की हैसियत से, फाते होने के बाद अब पाकिस्तान का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? खास तौर पर जाहिर है ये भी एक बड़ा सवाल है, दुनिया को लेकर कैसे चलना चाहिए और खास तौर पर इंडिया को कैसे डील करना चाहिए? तो पहले तो ये है कि अब हम ट्रकों पे लिखेंगे ना कभी आओ ना संदूर लगा के तो पहले तो इसका जवाब ही देना पड़ेगा इन्हें, तो फिर हम पूछेंगे इनसे कि भाई क्या कितने 20 के 100 होते हैं। तो वो जो 10-12 साल पीछे की मैंने बात कही कि जो इन्होंने प्लान करके एक, आपको पता है कि ओवरऑल पाकिस्तानियों पे भी यही था, दुनिया पे भी यही था कि इंडिया एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत बन चुकी है, एक बड़ी फौज बन चुकी हुई है और हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हमारे पॉलिसी साज इस सब चीज़ों को देख रहे थे, और कुछ जाहिर है कि अल्लाह पे ईमान है, कुदरत की मदद भी शामिल हाल थी कि रशिया और यूक्रेन की जंग में इनके बहुत सारे तैयारे, क्योंकि वरना वो जो एजड़ घूमता है ना जानवरों का, तो उसमें बहुत सारे वैसे भी आ जाते हैं, तो वो काफ़ी सारे स्क्वाड्रन तो इनके वैसे डाउन थे क्योंकि उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी थी। लेकिन इसके बावजूद दुगनी पावर, एयर पावर जो है ना, इंडिया सामने रख के खड़ा हुआ था हमारे। लेकिन हमने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है साइबर वारफेयर में, इसको आप कहें कि स्पेस को हमने यूज़ किया है, जिसको ये हमें मजाक उड़ाया करते थे। तो जितनी इनकी तबाही हुई है, और जो मोदी ने कहा है कि हम अब मेड इन इंडिया करेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बहुत टाइम लगना है। और जब तक ये करेंगे हम उससे आगे जा चुके होंगे, हम बहुत कुछ अनाउंस कर चुके होंगे अलग ऐलान दुनिया के सामने। देखिए, चाइना की जो वॉर मशीनरी थी उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन तो हमने की, और जो इनकी थी अपना फ्रांसीसियों की, जो कुछ उनके साथ इंडियंस ने कराया है, तो वो तो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। और चाइना का सीना और फखर से बुलंद चौड़ा हो गया है, सर फखर से बुलंद हुआ है। वो मीम्स बना बना के भेज रहे हैं अब इंडियंस पे। चाइना तो मजे पहली दफा ले रहा है कि कितने अरसे से वो लगे हुए थे, लेकिन हर चीज पे कहते थे चाइना का माल है। मतलब ये हमारे यहाँ भी लोग कहते थे ना। तो चाइना के माल ने इनकी तो तबीयत दुरुस्त कर दी, क्योंकि मगरिब के जदीद तरीन हथियार हमने जीरो कर दिए। इसराइल के ड्रोन थे, और फ्रांसीसी कई तरह के तैयारे थे, राफेल तो था या उनका बादशाह था, सबसे पहले तो हमने गिराया ही उसको। अच्छा, अब जब ये हो गया है तो इन्हें एक तरफ तो लोगों को यकीन दिलाना है जहाँ पे लोग यकीन नहीं कर। गोदी मीडिया फंस गया हुआ है कि किस तरह अब इनको जो 2 दिन पहले उन्होंने मजाक हमारा उड़ाया कि बस ये शहर भी फतह और वो शहर भी फतह, तो अब हम उनसे पूछते फिर रहे हैं, भाई वो मिसाइल किधर गए तुम्हारे? सही बात। हमने तो तुम्हारे स्टोरेज में भी नहीं रहने दिया। हम मजाक उड़ाते रहे कि भाई शारे फैसल में फंस गए बरामूस ट्रैफिक में, तो चलो तुम्हें वापस कर देते हैं आके। बंदरगाह तुमने लाहौर में बना दी, रावी के लिए हम पानी। अब फिर अल्लाह करे कि, मैं तो सच्ची बात है, अगर दिल से बंदा बात करे, लड़ाई तो नहीं चाहता, लेकिन ये करें तो फिर हम ये सारे दरियाई खोल लेंगे, इनके सारे डैम उड़ा देंगे। क्योंकि एक दफा हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन की पाबंदी कर ली है कि हमने दुनिया को बता दिया है कि इन्होंने हमारे नीलम जेलम पे हमला किया, ये वार वो कर चुके हैं स्टार्ट। उसका जवाब
हमने जब इन्होंने हमारे बेसिस पे हमला किया हमने मुकम्मल दे दिया, लेकिन हम उस तरफ नहीं गए। हमने इन्हें एक मैसेज दिया था दुनिया के साथ कि अब तुम्हारे इकोनॉमिक हब पे हम हाथ डालेंगे। तो इकोनॉमिक हब में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डैम भी शामिल है, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बिजली भी जनरेट कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इनको पीछे हटना पड़ेगा। ये तो कोई बात है ना कि फिर दुनिया में कोई कन्वेंशन रहेगा ही नहीं। अगर आप यूएन के चार्टर के मौजूद हैं और आप वर्ल्ड बैंक की ट्रीटी को साइन करके और आप वन वे खत्म करेंगे तो फिर आपके साथ कौन चलेगा? फिर हमारी भी कोई पाबंदी नहीं है ना। तो जब पाबंदी नहीं है तो फिर आपके डैम भी नहीं बचेंगे। तो आप हम पे हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। हमने आपको मुंह की तो जवाब दिया, वो क्या कहते हैं ना, थप्पड़ इतने लगाए हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रही। और हम वहां घुस के मार के आए हैं पूरे इंडिया में। जैसे मैं उस वक्त सुबह सुबह कह रहा था परसों कि हमारे शहजादे ड्रोन जो है ना दिल्ली और गुजरात में सैर कर रहे हैं, सुबह की वॉक पे गए हुए हैं और 3 घंटे फिरते रहे। भाई हमने तो फटाफट पिंडी में हमारे लड़कों ने और जहां जहां तुमने भेजे हैं आम गनों से तुम्हारे ये इसराइली ड्रोन उड़ा दिए। तुम्हारा तो सिस्टम ही नहीं था कहीं पे। ये आपस में एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। इनकी ऐसी की तैसी फिरी हुई थी। ये ऐसे नहीं 8:15 बजे सुबह इधर फोन आ गया मार्को रूबियो का और इधर आर्मी चीफ को भी चला गया। उनको पता था कि ये सब एक होके खेल रहे हैं। तो जब हम, क्योंकि हम इसे जंग की निस्बत खेल रहे थे, आसामी जंग थी लेकिन हमने उसे खेला क्योंकि हम उस मैदान के खिलाड़ी हैं। इनकी गलतफहमी थी, वो हमने गलतफहमी दूर कर दी। अब आ जाए आप दुनिया के साथ चलने के लिए। दुनिया के साथ चलने के लिए हमारे तमाम ऑप्शंस ओपन है कि आ जाओ। ये जो बड़क सड़क लगाई है बड़क खान ने, इसकी मैं उस खान की नहीं बात कर रहा हूँ, बेचारा बहुत मुश्किल में, इस बड़क खान की बात कर रहा हूँ कि इसके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। इसको लोगों ने पकड़ के मारना, सड़कों पे पकड़ेंगे इसे। ये जिस तरह बना रहा था ना लोगों को बेवकूफ। आमिर साहब, इस पे हम बात करते हैं। एक ब्रेक लेनी है जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इस पे हम बात आकर एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, आप बात कर रहे थे कि दुनिया को किस तरह से अब हम लेकर चलेंगे मार्का हक के फाते होने की हैसियत से। और जो असल बात है अब जो हमने जंग जीती, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी हुकूमत, हमारी कौम, सब की कोशिशों से अब जो हम टेबल पर आए हैं तो यहाँ पर हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए? जो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि 3 अहम नुकात हैं जिस पर बात होनी चाहिए। देखें, हमने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती है। हमने बहुत खुश असलूबी के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ हमारे मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ना कोई भड़क थी, अल्लाह का शुक्र था। और आज मोदी की तकरीर देख लें जिसमें वो सिर्फ झूठ के सहारे खड़े हुए थे लोगों को धोखा देने के लिए। तो हमने तो दुनिया को बता दिया है। आज भी हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं इसहाक़ डार, वो दर्जनों वज़राए खारजा और सफ़ीरों के साथ राब्ते में आए और हमने वही बात बताई कि हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, हम अब भी कर रहे हैं कि हम तो चाहते हैं अमन को मौका मिले और इस पूरे इलाके में सैनिटी प्रिवेल करे। लेकिन अब जो उन्होंने आज तकरीर किया है तो वो ट्रंप जाने और उनकी इंतजामिया जाने। देखिए, 2 चीजें थी जो मिथ थी ना उनकी, वो हमने तोड़ दी। दुनिया को हमने बता दिया कि आप हमें खौफजदा नहीं कर सकते। इंडिया को क्लियर हो चुका है, वो अपने लोगों को धोखा देना चाहते। लेकिन अब अगर आप अमन के लिए, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि तिजारत मैंने दोनों मुल्कों से करनी है जी और मैं चाहता हूं कि करें, तो हम तो बिल्कुल चाहते हैं। हम तो अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते ना, हम एटमी जंग चाहते हैं। लेकिन 2 एटमी कुव्वतें लड़ती हैं तो जैसे ट्रंप ने कहा तो फिर तो लड़ाई तो होनी थी, बिल्कुल जा रही थी उसी तरफ। उन्होंने बहुत अच्छा किया क्योंकि इंडिया ने राब्ता किया। अब ये बहुत कुछ बदल गया है दुनिया में। जो इंडिया कहता था दुनिया मानती थी। कल वोशन पे किसी ने माना कुछ? कोई नहीं बोला। जाफर ट्रेन पे सब ने, पहला टर्न था वहां पे जब जाफर ट्रेन पे सब ने इजहार मुजम्मत किया। सलामती कौंसिल से भी आई कि ये बहुत भयानक जुर्म हुआ है, इंडिया ने नहीं की। इधर जुर्म हुआ, हमने फौरन मुजम्मत भी की, हमने कहा इन्वेस्टिगेट करा लो। उसको दुनिया ने बहुत पजीराई बख्शी कि जी देखे ना, हाथ क्लियर हैं। और ये भी नहीं कह रहे कि हम दोनों मुल्क आपस में बैठ के कर लें, हम कह रहे हैं आप ले आए टीम। अच्छा, तो अब हमें यही चीज सिफारतकारी में लेके जानी है और हम लेके जा चुके हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, जो भी तय करना करें। जी खालिद क़य्यूम साहब, अब क्या एटीट्यूड होना चाहिए? और जो वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं कि अब दहशतगर्दी है, 3 निकाती उन्होंने बात की है, खासतौर पर पानी है और कश्मीर का जो दरीना मसला है। आपको लगता है कि अब उस पर हम बात करने की पोजीशन में तो हैं, डेफिनेटली हैं, तो किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, मुज़ाकरात के लिए हमारे जो 3 निकात हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं और उसमें ख़ास तौर पर सबसे पहले जो है वो मसला कश्मीर जो है, वो जो है सदर ट्रंप का जो सालसी का बयान है उससे जो है वो
बैनुल-अक़वामी सतह पर फ्लैश पॉइंट पर आया है। और इसकी इंडोर्समेंट आज जो कश्मीरी रहनुमा हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है कि देखिए कि पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में तो कामयाब हो गया है, लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो पहलगाम के वाक़े के जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ जो है वो दिलाने में नाकाम रही है। और इसी तरह जो है इस बुनियाद पर पूरी जो अपोजिशन है वो भी मोदी सरकार पर दबाव डाल रही है। दूसरा हमारा जो नुक्ता है वो ज़ाहिर है सेंतास मुआहदा जो मुअत्तल किया गया है, जिसको भारत मुअत्तल नहीं कर सकता और इसको यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। इसमें आलमी बैंक जो है वो ग्रंटर है, वो सालस है, और इस मामले पर भी जितनी भी नेगोशिएशन जो है बैकडोर चैनल्स के ज़रिए जो है वो अमेरिका से, सऊदी अरब से, दूसरे जो दोस्त ममालिक के ज़रिए हो रही थी, उसमें पाकिस्तान का जो ये सेंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का मामला था, इस पर भी पाकिस्तान का जो है वो जोर रहा। और अब मज़ाकरात में भी ये नुक्ता जो है वो शामिल है, जिस तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कहा। और ख़ास तौर पर जो दहशत गर्दी है ये भी पाकिस्तान के एजेंडे का इसलिए हिस्सा है कि इस वक्त जो भारत है वो पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और केपी के अंदर जो दहशत गर्दी है उसका सबसे बड़ा जो है इस वक्त एक्सपोर्टर है। और इसके हवाले से, पहलगाम वाक़े के हवाले से भारत के पास तो कोई सबूत नहीं थे, वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को कोई सबूत पेश नहीं कर सका, लेकिन हमारे पास तो वाज़ेह सबूत जो है। मोदी की जब तकरीर थी तो वो यही बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी जो है वो ये समझते हैं, क्योंकि वो खुद एक दहशतगर्द मुल्क को चला रहे हैं, कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है। तो अब ये दहशतगर्दी एक ऐसा अहम इशू है, अगर वो भी ये समझते हैं, और पाकिस्तान तो सफर कर रहा है, हजारों जानें कुर्बान कर चुका है, तो आपको लगता है इस अहम मामले पर बात को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें तो दोनों का फायदा है। फिर देखिए दोनों तरफ से जो है वो दहशतगर्दी को मज़ाकरात के एजेंडे पर लाने की बात जो है वो की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह बैनुल-अक़वामी बरादरी को इस हवाले से मुखातब किया जा रहा है, तो बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो भी भारत की जो दहशतगर्दी भारत की तरफ से एक्सपोर्ट हो रही है, जिस तरह अमेरिका में भारतीय दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हुई, वहाँ सिख रहनुमाओं को टारगेट किया गया, कनाडा में जो है वो भारतीय दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हुई और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया, यूके के अंदर जिस तरह भारतीय जो दहशतगर्दी है वो एक्सपोर्ट हुई और वहाँ पर जो है वो शहरियों को कत्ल किया गया, ये सारी दहशतगर्दी जो भारत की तरफ से है ये उनके बैनुल-अक़वामी बरादरी के नोटिस में भी है। और इस तरह जो आज तकरीर फरमा रहे थे नरेंद्र मोदी, वो एक मुझे लग रहा था कि वो एक सियासी दबाव में भी उस वक्त नजर आ रहे थे, क्योंकि मुझे अब लगता है कि जिस तरह वहां की अपोजिशन इस वक्त मुतहरक है, वहां पर मुझे तो जो इंडिया के अंदर जो है एक दाखिली सियासी बहरान नजर आ रहा है, आज सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता मुल्क नजर आ रहा है। और मुझे आगे चलकर नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत जो है उसके खात्मे के भी वाज़ेह सिग्नल जो है वो नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई इंडिया ने सोचा था कि हमारी मुसल्लह अफवाज उनका ये हाल करेंगे, और अब हमारी, क्योंकि हम एक फातेह की हैसियत रखते हुए हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। अहमद हसन साहब को भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद हसन साहब, अस्करी सतह पर जो हमें कामयाबी मिली, क्या इंडिया ने ऐसा सोचा था कि इस कदर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? और ख़ासतौर पर जब राफेल की बात होती है तो एक वीडियो आपने भी वो देखी होगी, जब राफेल उनके पास आया वो समझते थे कि अब हम जो है ताकत में बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, और उसकी पूजा का भी कुछ वीडियोज़ वगैरह थी वो भी सामने आई, जिस तरह से पूजा की जा रही है उसकी, और फिर सबसे पहले हमारी फ़ौज ने राफेल ही गिराया उनका। लेकिन इस फतह का आगे चलकर हम किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं? ख़ासतौर पर टेबल टॉक की तरफ अगर जाते हैं तो क्या हमें अमेरिका को, जो उन्होंने सालिस का किरदार अदा किया, उन्हीं के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए? जी देखें, इसमें सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई यहाँ पे करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो बैटल थी इंडिया के साथ वो ख़त्म हो गई है।
लेकिन जंग इज फार फ्रॉम ओवर। अभी हमें ये बात अपने जहन में रखनी चाहिए। अगर हम ये कहें कि इंडिया को बहुत ज्यादा मार पड़ी है और आने वाले अगले 100 साल तक इंडिया पाकिस्तान के साथ कुछ इस तरह की मिस एडवेंचर और पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा, तो दैट वुड बी ओवर सिंप्लीफिकेशन। इंडिया, आपने नरेंद्र मोदी का भी ये जो स्टेटमेंट थी आपने वो भी सुना, उसने भी यही अपनी स्टेटमेंट में कहा कि ये एक पोस्टपोन हो गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि इनका जो माइंडसेट है, जो इनके अंदर अभी जितना जितना प्रेशर इनके मुल्क के अंदर आता रहेगा मोदी के ऊपर कि तुमने ये क्या किया है, तो उतने चांसेस ज्यादा हैं कि एक फैशिस्ट जो है वो इसको दोबारा से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। इसको कोई इज्जत ने या गैरत ने या जमीर की आवाज की वजह से ये ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, ये हमें जहन में रखना चाहिए। ये जो हमला इन्होंने किया वो इनके दांत टूटे हैं, इस वजह से बंद हुआ है। और जो बीजेपी के अंदर भी सेंटिमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो भी ये पुश कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन तो अभी इनके नहीं होने, तो योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। तो एंटी पाकिस्तान जो हेट्रेड है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, और हमें अब स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर जो थॉट प्रोसेस है अपना, उसमें कुछ तब्दीलियां लेके आने की जरूरत है। नंबर 1, हमें यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपल्सरी करना है। हर शहरी को, हर जो एलिजिबल शहरी है उसको लाजमी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आनी चाहिए। मेडिसिन से रिलेटेड चीज, जो नेशनल कैडेट कोर का कॉन्सेप्ट था, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। हमें अपने ड्रोन वॉरफेयर को, जिस तरह पूरी दुनिया करे, जिस तरह अमेरिका करे, जिस तरह रशिया यूक्रेन कर रहा है, जिस तरह इवन अफ्रीकन कंट्रीज कर रहे हैं, हम ये जो जनरेशन जी है उसके साथ उसको हमें क्रैश कोर्सेज, जो ड्रोन वॉरफेयर के डिफेंस के ऊपर, अगर ड्रोन अटैक हो जाए आपने डिफेंड कैसे करना है, उन सारी चीजों के ऊपर इस डिस्कोर्स को हमें दोबारा इनिशिएट करने की अब जरूरत है। तीसरा, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब जो हमारी डिप्लोमेसी है वो पीस टाइम डिप्लोमेसी खत्म हो चुकी है। अगले आने वाले 5-10 साल हमारी सिर्फ वॉर टाइम डिप्लोमेसी होगी, और उसमें हमें वी हैव टू टेक द वॉर टू द एनिमी। हमने इंडिया को हमें जितना एडवांटेज मिल चुका है, हमारे पास ग्राउंड क्लियर है, हम जो चाहें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कर सकते हैं, तो हमें एग्रेसिवली डील करना है। हमें आरएसएस को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, खुद भी प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर करना है, और फिर पूरी दुनिया को कन्विंस करना है वो इसको दहशतगर्द कहें। हमने मोहन भगवत को एक दहशतगर्द, डेजिग्नेटेड दहशतगर्द हमने उसको करार देना है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी। और जो हमें इस वक्त मीडिया अटेंशन मिल रही है, पूरी दुनिया का जो मीडिया पाकिस्तान पे फोकस्ड है, हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के BLA, TTP और इनके जो लिंक्स हैं इंडिया के साथ, उसको एस्टैब्लिश करना है। वी हैव टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ टेररिस्ट कंट्री, एज अ कंट्री दैट स्पॉन्सर टेररिज्म। हमें हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को भी बाहर निकालना है, अवतार सिंह खांडा के मर्डर को भी निकालना है, पन्नू के ऊपर जो इन्होंने अटैक्स किए वो भी ट्रांसनेशनल टेररिज्म जो है इनका। वी हैव टू टेक आउट एवरीथिंग और पूरी दुनिया को क्रैश कोर्स देने कि ये है असल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट स्पॉन्सर्ड। दुनिया तो पहले भी जानती है ना अहमद हसन साहब, बिल्कुल आमिर साहब, दुनिया को तो पहले भी पता है, जिस तरह से इंडिया सिर्फ पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी स्पॉन्सर नहीं कर रहा या कर रहा, दुनिया में भी उसका यही हाल है। तो मसला कश्मीर को लेकर क्या वाकई अब सिफारती सतह पर हम इस लेवल पर हैं? हमारी बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि मसला कश्मीर के हवाले से अब जो कि अमेरिकन सदर भी बात कर रहे हैं, उस पर हमें खुलकर अब बात करनी चाहिए और इस मसले के हल की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि जी हम गलत फहमी में होंगे कि 10-12 साल इंडिया कुछ नहीं करेगा, हम ये बात करते हैं तब कि हमने उनको जो डैमेज पहुंचाया है, जो उसको वो रिकवर करेंगे। हमने तो अपने आप का दावा किया ही नहीं था कभी कि हम क्या कर रहे हैं। ये तो हम अब लेके आए कुछ जंग से पहले चीजें, और कुछ अब हमारे फोर्सेस ने खुद बता दी, और साथ ये भी कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। तो नंबर 1, अल्लाह के फजल से ना तो हमने ये कोई 4 घंटे की जंग की तैयारी की थी, हमने एक मुस्तकिल जंग का अपने लिए अपने तय पूरी तैयारी की हुई है। उसके अंदर सब लोग, जिस तरह लोगों ने यहाँ पे, ये इंडियन पैसे की वजह से यहाँ पे गेम थी, जो वो बार बार मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पे लगा रहे थे, वो TTP पे लगा रहे थे, सब कुछ कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अवाम अलग है। आपको पता है मिसाइल लगे हैं और लोग पाकिस्तानी झंडे लेके आए। तो ये इनबिल्ट है हमारे अंदर अपने मुल्क के साथ वफा की चीज, ये कोई पैसों से नहीं होती। चंद लोग हैं बदकमाश जो बाहर बैठे हैं या यहाँ पे जिन्होंने ट्वीट्स किए, वो सब चीजें सोशल मीडिया पे हर चीज में वो लीडर को भी ढूंढ रहे थे कि जी उसके बगैर कुछ नहीं होना, जो कह रहे थे कि यहाँ पे जनाब मैं क्या हमला कर दूं। एक धीमा वजीर आजम, बज़ाहिर आपको उसने ऐसे ऐसे फैसले कराए आर्मी चीफ के साथ मिलकर, जिसका मजाक ही उड़ाते हैं कि हर चीज में आर्मी चीफ को साथ ले लेते हैं। तो हर चीज में साथ थे तो ये नतीजे भी निकले कि कमान के अंदर कोई किसी किस्म की
इरताश नहीं था फैसलों के अंदर, फैसले करके हवाले कर दिए कि अब आप एग्जीक्यूट कीजिए जैसे दिल करे, वो कर दिए। अब जो सिफारतकारी आप देखें, आसिम इफ्तिखार जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं, क्या क्या बातें नहीं की खड़े होकर सिक्योरिटी काउंसिल में। हमारे जो रिजवान साहब हैं अमेरिका में सफीर, क्या इंटरव्यू शानदार अंदाज से डिप्लोमेसी उसमें वो बढ़ के आगे आए हैं। डॉक्टर फैसल जो बरतानिया में हमारे हाई कमिश्नर हैं, क्या नहीं किया उन्होंने, सारे जवाब दिए। और हमारी डिप्लोमेटिक कोर को मौका ही पहली दफा मिला है। ये इस किस्म की बातें जब वो झूठ फैलाने पे लगे हुए थे और हम सच बताने पे लगे हुए थे, वो दुनिया ने नतारा कर लिया उसका सारा कि भाई किस किस्म के लोग हैं कि एक सबूत देने को तैयार नहीं और पैटर्न पे बात कर रहे हैं। ये जो फैटअप से हम निकले हैं ना, इसने हमारी हर चीज दुनिया के सामने ओपन कर दी हुई है कि हम कोई टेरर स्कूल नहीं चला रहे। माजी की बातें जो अमेरिका के साथ मिलके अगर हम कभी रशिया के साथ लड़ रहे थे और कभी कोई लड़ाई लड़ रहे थे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज हमारे जो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा हैं मोहम्मद सादिक साहब, वो 4 दिन से वहाँ बैठे हुए अफगानिस्तान में, जहाँ चाइनीज जो मंदूब हैं उसके लिए अफगानिस्तान के लिए ट्रायलैटरल मीटिंग हो रही है। उन अफगान तालिबान को भी समझ आ गई है कि टीटीपी के हाथों वो बहुत बुरी तरह खराब हुए हैं। मैं अब आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। जो आखिरी हमने एक ड्रोन अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, और हमने कहा हमने दहशतगर्द मारे। आपको पता है हमने 1.5 दिन उसको वॉच किया। ये पूरी वीडियो मौजूद है कि भाई वहां जब वो टेररिस्ट सारे इकट्ठे हुए हमने मार दिए। हमारी टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। हम देख रहे थे इसी तरह इंडिया के साथ है कि हमने अपने टारगेट सेट किए हुए थे। ये ऐसे नहीं होता कि आपने 3 मिसाइल मारे हैं तो हमने बस फटाफट शुरू कर दिया। हमने टारगेट हिटिंग की है उनकी एयर बेसिस पे भी और उनकी जमीनी फौज के ऊपर। और उनकी जो बहरी फौज है बहुत बड़ी होगी, लेकिन वो इधर पहुंच नहीं सकी कि हम चार्ज से हम और आगे जाएंगे। इस कौम ने आगे जाना इंशाल्लाह, तरक्की करना इक्तिसादी तौर पे भी। ये जो हम बार बार फंसते रहे भंवर में, एक दिन पहले जंग से हमें आप $2.3 बिलियन का IMF का पैकेज मिला, वो उड़ सकता था जो अमेरिका का और इंडिया का जोड़ था। क्योंकि इंडिया उससे पहले हमें कह रहा था अमेरिका कि जनाब आप जाने और इंडिया जाने आपस में तय कर लें। फिर आना पड़ा ना कि भाई ये कुव्वत उनके इल्म में थोड़ी बहुत थी और कुछ थी इंडियन जनरल के पास और एयरफोर्स वालों के पास जिन्होंने नहीं करना चाहते। देखिए, मसले कश्मीर के हवाले से आपको लगता है अमेरिकी सालिसी काम आ सकती है? देखिए कि भारत को दफाई महाज पर, सफारती महाज पर और इसके साथ अब जो है वो हम देख रहे हैं कि मुआशी महाज पर भी शिकस्त का सामना है। और इस जंग में एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो गई है कि भारत की इस खित्ते के अंदर जो बालादस्ती का दावा था वो ख़त्म हो गया। अब ताकत का जो तवाज़न है अब वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और चीन के पास आ चुका है। और मैं समझता हूँ कि इस मुख्तसर वार के अंदर भी, इस सूरत हाल में भी पाकिस्तान और चीन जो है वो पहले से भी ज्यादा करीब होकर एक दूसरे के साथ जो है वो खड़े नजर आए। खत्म हो गए जी। अहमद हसन साहब, आमिर इलियास साहब, खालिद क़य्यूम साहब, आप सबका जी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए।